दिल्ली के अंदर एक राजीव नाम का लड़का रहा करता है जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी किया करता है। राजीव की उम्र 28 साल हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। दरअसल राजीव के अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि उसके पिता भी सरकारी नौकरी में थे, जिसकी पेंशन अभी तक उसकी मां को मिला करती है और साथ में वो भी अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। ऊपर से उनके पास काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन है। तो इसी वजह से राजीव जब किसी से भी बात करता है तो उसके अंदर पैसों का घमंड साफ साफ झलका करता है, और इसी वजह से किसी भी लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाती है। जहाँ भी वह लड़की देखने के लिए जाया करता, वहीं से वह लड़की खुद उसे रिजेक्ट कर दिया करती इन घमंड भरी बातों के चलते, और वह अभी तक कवारा घूम रहा है। तभी अचानक से जिस कंपनी के अंदर राजीव काम किया करता था, वहां से उसे ऑफर मिलता है कि अपने परिवार के साथ वह कहीं घूमने के लिए जा सकता है अगर वह चाहे तो। इस बात को सुनकर राजीव एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसे फ्री में घूमने को मिल रहा था और वह अपनी मां को काफ़ी दिनों से घुमाना भी चाह रहा था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ है और एक वो खुद है, और कोई उसके परिवार में नहीं है। जिस तरह का स्वभाव राजीव का है, यानी कि पैसों का घमंडी, उसी तरह का राजीव की मां का भी है, क्योंकि उसने भी कभी गरीबी देखी ही नहीं है। इसके बाद जो राजीव होता है, वह जैसे ही ऑफिस से अपने घर आता है तो अपनी मां को बताता है कि मां, इस तरह से मेरी कंपनी ने मेरे टूर प्लान किया है और उसमें मैं आपको घुमाना चाहता हूं। जब मां भी ये सुनती है कि कंपनी की तरफ से घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है और उसके बाद राजीव के साथ घूमने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 2 से 3 दिन बाद वह टूर प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद कंपनी के खर्चे से उन्हें एक बहुत ही अच्छी ट्रिप दी गई थी, जिसमें अच्छे अच्छे होटल थे और यहाँ से जाने तक के लिए उनको एक बड़ी गाड़ी प्रोवाइड कराई गई थी। राजीव उस गाड़ी में बैठता है अपने ड्राइवर के साथ और अपनी माँ के साथ, और सीधा निकल जाता है उस टूर को घूमने के लिए। दरअसल ये टूर था दिल्ली से देहरादून का, और देहरादून में कई जगह जाकर वह ड्राइवर उनको घुमाने वाला था। 7 दिन का टूर था, और इसके बाद माँ बेटे दोनों के दोनों उस टूर को एंजॉय करने के लिए अपना कुछ सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और धीरे धीरे करके देहरादून पहुँच जाते हैं। रास्ते में जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, वह भी समझ गया था कि इन दोनों के अंदर पैसों का काफ़ी ज़्यादा घमंड है, तो इसी वजह से वह उनसे ज़्यादा बात नहीं करता है, केवल आराम से उनकी गाड़ी को चला रहा था और धीरे धीरे उन्हें इधर उधर घुमा रहा था। उनके लिए कंपनी वालों ने एक बहुत अच्छे होटल का पैकेज बुक कराया था, जिसके अंदर उन्हें ठहरना था, और राजीव की गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वह उन्हें वहां से ले जाकर इधर उधर घुमाया करता, और घुमाने के बाद उसी होटल में लाकर छोड़ दिया करता। अब जैसे पहले दिन वो पूरी तरह से घूमते हैं और घूमने के बाद आराम करने के लिए उस होटल में आ जाते हैं। माँ बेटे वहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं, और बातें करने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही सुबह के 9 बजे दोनों माँ बेटे की आँख खुलती हैं, तो उसके बाद राजीव को एक आदत थी कि वो सुबह सुबह उठकर दूध पिया करता था, और कम से कम आधी किलो दूध उसे पीने के लिए चाहिए होता है। तो इसी वजह से जो राजीव होता है अपनी माँ के लिए चाय और साथ में अपने लिए दूध लेने के लिए सीधा रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ पर दूध के लिए कहने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो होटल वाले होते हैं वो उससे कहते हैं कि देखो भाई साहब, अब थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि दूध तो सुबह सुबह आया करता है और उस टाइम पर आप जगह नहीं थे। हाँ, चाय या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह आपको चाहिए वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन दूध हमें आपको नहीं दे सकते, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। अगर वो चाहिए होता तो आप सुबह बताते, जब दूध वाला आता है तो उससे हम फालतू दूध ले लेते आपके लिए और आपको वो दूध दे दिया जाता। अब राजीव इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह उसे दूध पीना ही होता है, और इसके बाद वह अपनी माँ के लिए चाय लेकर सीधा उसके कमरे में चला जाता है, और उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब माँ जैसी अपने बेटे के चेहरे पर मायूसी देखती है तो उसके बाद पूछने लगती है कि बेटा, तुम इस तरह से उदास क्यों हो, आखिर क्या परेशानी हो गई तुम्हें। तो उसके बाद राजीव बताता है कि माँ, इस तरह से मुझे दूध पीने की आदत है, तुम्हें तो पता है ना, लेकिन यहाँ पर होटल वाले कह रहे थे कि आप थोड़ा लेट हो गए तो आपको फ़िलहाल दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दूध वाला हमारे दूध को देकर जल्दी से चला गया है और आप लोग उस समय तक जगह नहीं थे। इस बात को सुनकर माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो हमारे पास पैसे हैं और पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो बाहर चलते हैं, बाहर कोई होटल होगा उससे हम दूध खरीद लेंगे, ये नहीं देंगे तो ये थोड़ी ना है कि हमें दूध नहीं मिलेगा। राजीव भी अपने स्वभाव के अनुसार अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, पैसों से सब चीज़ खरीदी जा सकती है, तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं, और बाहर इस होटल के पास ही में एक होटल है तो उससे हम दूध खरीद लेंगे। इसके बाद दोनों माँ बेटे उस होटल से बाहर निकलते हैं और पैदल
पैदल ही उस होटल पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दूध के लिए पूछने लगते हैं। लेकिन वह होटल वाला भी मना कर देता है, कहता है कि साहब जो दूध हमने लिया है वो हमारे खर्चे लायक है, दिन में जितने भी ग्राहक आएंगे उन सभी को चाय या कॉफ़ी बनाकर देनी होती है, तो इसी वजह से हम आपको दूध नहीं दे पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर पास ही में एक डेयरी है जिस डेयरी में आपको शुद्ध दूध मिल जाएगा, क्योंकि वह लोग खुद से ढेर सारी गाय रखा करते हैं और उन गाय के दूध को इधर उधर सप्लाई किया करते हैं। हमारा दूध भी उसी डेयरी से आता है और बड़ा ही अच्छा होता है। इस बात को सुनकर माँ बेटे वहां से दोबारा होटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह होटल वाला कहने लगता है कि भाई साहब वहां तक आप पैदल ही चले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सुबह सुबह की वॉक भी हो जाएगी, यहाँ से लगभग 400-500 मीटर दूर ही वो डेयरी है। इसके बाद होटल वाला उन्हें रास्ता बता देता है और राजीव की माँ पैदल पैदल ही वहां तक जाने का फैसला करते हैं। राजीव अपनी माँ के साथ घूमते घूमते आगे चल रहा था और ढेर सारी बातें वो अपनी पिछली ज़िंदगी के आपस में कर रहे थे। राजीव जब कॉलेज में पढ़ा करता था उसकी भी कुछ बातें होती हैं और साथ में जब राजीव स्कूल में पढ़ा करता था उस समय की भी कुछ बातें होती हैं। धीरे धीरे चलते चलते वह डेयरी भी आ जाती है जिस डेयरी के बारे में उस होटल वाले ने बताया था। अब राजीव और राजीव की माँ जब उस डेयरी का बोर्ड देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि ये वही डेयरी है और इसके बाद दोनों जन उस डेयरी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग इधर उधर काम धंधा करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर एक महिला थी जो पशुओं को कुछ दवाई दे रही थी और जैसे ही वो लोग उसे देखते हैं तो उसके बाद राजीव उसे आवाज़ लगाता है। वह महिला जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है तो एकदम पीछे की तरफ पलटती है और राजीव उस महिला का चेहरा देखकर पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है। इधर वह महिला पहले तो उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उनके नज़दीक आ रही थी तो उसे भी राजीव का चेहरा साफ साफ दिखाई दे जाता है और वह भी राजीव को झट से पहचान जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर निशब्द रह गए थे और यह बात राजीव की माँ भी भांप लेती है। अब राजीव की माँ जब देखती है कि बेटा इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया है तो उसके बाद कहने लगती है, बेटा क्या हुआ, क्या तुम इसे जानते हो? तो उसके बाद राजीव अपनी माँ का जवाब तो कुछ भी नहीं दे पाता है। इतनी देर में जो सामने महिला थी जो उस डेयरी में काम कर रही थी वह उसके पास आ जाती है और राजीव कहने लगता है कि अनामिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इधर जो अनामिका होती है वह भी राजीव को पहचान चुकी थी और वह कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर डेयरी का काम किया करती हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या किया करते हो? माँ को इन बातों को सुनकर समझ में आ गया था कि अनामिका कौन है और किस वजह से मेरा बेटा इस तरह से हैरान हो गया। दरअसल उसे अनामिका के बारे में सब कुछ पता है और राजीव भी अनामिका को भली भांति जानता है। इधर जो अनामिका है वह भी राजीव को भली भांति जाना पहचाना करती है। इसके बाद जो राजीव होता है वह अनामिका को बताता है कि इस तरह से मैं जिस कंपनी में काम किया करता था वहां पर मेरी फैमिली को एक घूमने की लोकेशन पर भेजा गया था और वह लोकेशन यही थी और हम लोग कल ही यहाँ पर आए हैं। कल कई जगहों पर घूमे हैं और उसके बाद होटल में रुक गए, लेकिन सुबह सुबह उठकर मुझे दूध पीने की आदत है और जैसे ही मैंने होटल वालों से दूध मांगा तो उन लोगों ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते ढूंढते तुम्हारी डेयरी तक आ गए, सुना है कि यहाँ पर अच्छा और बढ़िया मिल्क मिल जाएगा, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब जैसे अनामिका ये सुनती है कि इसे दूध की जरूरत है तो उसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध मंगवा देती हूँ। तो अनामिका एक लड़के को आवाज लगाती है और उसे अपने पास बुलाने लगती है। वह उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है देखो ऐसा करो, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो और गर्म करके उसे ठंडा करके इनके पीने के लिए ले आओ। और माँ जी से पूछती है कि माँ जी आपके लिए क्या चाहिए? तो माँ कहती है बेटा मैं तो केवल चाय पिया करती हूँ। तो अनामिका उस व्यक्ति से कह देती है कि इनके लिए चाय ले आओ और इनके लिए दूध अच्छे से ठंडा करके ले आना। इसके बाद अनामिका यहाँ पर जो राजीव होता है उसको और उसकी माँ को एक जगह पर बिठाती है और वहाँ पर माँ बेटे दोनों बैठ तो जाते हैं, लेकिन अपने नाक मुंह सिकोड़ रहे थे क्योंकि यहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं थी जितनी साफ सफाई के अंदर वो लोग रहा करते थे। इस बात को अनामिका भी महसूस कर लेती है और मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि हाँ हमारी जगह तुम्हें कहाँ अच्छी लगेगी, तुम्हें तो अच्छी अच्छी जगहों पर बैठने की आदत है, लेकिन चिंता मत करो ये पूरी तरह से साफ है, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। अब इस बात को सुनकर राजीव को भी अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वह अनामिका से यहाँ पर बातें करने लगता है। उन लोगों ने बातें करना स्टार्ट ही किया था, लेकिन तभी अचानक से अनामिका का जो पति होता है वह वहाँ पर आ जाता है और अनामिका से पूछने लगता है कि कौन है ये लोग और तुम इन्हें क्या जानती हो? तो उसके बाद अनामिका उसे बताती है कि ये राजीव है, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और यह साइड में जो माँ जी बैठी हुई है वो इन्हीं की माँ है और ये लोग काफी अमीर परिवार से बिलोंग किया करते हैं। यह बात सुनकर राजीव और राजीव की माँ थोड़ा सा अंदर ही अंदर प्राउड फील करते हैं और इसके बाद जो अनामिका का पति होता है वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से इनके चाय पानी करा दो और उसके बाद ही इन्हें जाने देना। इसके बाद अनामिका का हस्बैंड तो वहां से चला जाता है, लेकिन राजीव अनामिका के हस्बैंड को देख चुका था।
अनामिका का जो हस्बैंड था वह इतना सुंदर नहीं था, वह थोड़ा सा काला था। अनामिका का हस्बैंड जैसे वहां से जाता है तो जो राजीव होता है वह अनामिका के हस्बैंड की बुराई अनामिका के सामने करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कितना गंदा है और क्या तुमने ऐसे बंदे को चूज करने के लिए मुझसे मना किया था। अब इसके बाद अनामिका जो होती है वह मुस्कुराने लगती है और राजीव उसकी और भी ज्यादा बुराई करने लगता है कि देखो अपने आप को, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। अगर तुम फिलहाल भी मेरा साथ चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुमने उस टाइम पर मुझसे मना करके बहुत ही गलत किया था, जिसका हर्जाना तुम अब तक भुगत रही हो। अनामिका इन सभी बातों को सुनकर चुपचाप बैठी मुस्कुरा रही थी। वह राजीव को फिलहाल कोई भी जवाब नहीं देती है। राजीव अपनी बड़ाइयों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बताने लगता है और कहता है कि मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है और मुझे लगभग 50,000 सैलरी मिला करती है। तुम क्या करती हो, यहाँ पर डेयरी में काम करती हो, पशुओं का गोबर उठाया करती हो, और क्या यही था तुम्हारा बिजनेस जिसके लिए तुम कहा करती थी कि मैं तो अपना बिजनेस खोलूंगी और अच्छे से पैसा कमाऊंगी। अब इसके बाद भी अनामिका मुस्कुरा रही थी और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी और राजीव इस बातों को समझ नहीं पा रहा था। राजीव और भी कई ऐसी सारी बातें कहता है जो बातें अनामिका को बुरी तो लगती हैं, लेकिन वो राजीव को ये बात महसूस नहीं होने देती कि अनामिका को वो बातें बुरी लग रही हैं। दरअसल कॉलेज टाइम में राजीव ने अनामिका से प्रपोज किया था, लेकिन अनामिका ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तो अपना बिजनेस करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। जो कुछ वो आज कर भी रही थी, लेकिन राजीव उसके इस बिजनेस में ढेर सारी कमियां निकालने लगता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। काफी देर हो जाती है और इतनी ही देर में जो व्यक्ति उनके लिए चाय पानी लेने के लिए गया था वह राजीव के लिए दूध ले आता है और यहाँ पर उसकी माँ के लिए चाय लेकर आ जाता है। वह वहां पर लाकर चाय और दूध रख देता है और इसके बाद अनामिका उसे दूध पीने के लिए कहने लगती है। राजीव और राजीव की माँ दूध और चाय ले लेते हैं और वह लोग वहां पर बैठकर पीने लगते हैं, लेकिन राजीव अब भी अनामिका के धंधे के बारे में ढेर सारी बुराइयां कर रहा था और कह रहा था कि तुम क्या कमा लेती हो इसमें से, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता होगा और तुम करती ही क्या हो। अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें अपना सकता हूँ, इसके लिए केवल तुम्हें अपने पति को तलाक देना होगा और मेरे घर में चलकर आराम से राज करना। लेकिन ये बात अनामिका को बहुत ही बुरी लग जाती है और इसके बाद वह पहले तो राजीव से कहती है कि राजीव पहले आराम से दूध पी लो, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या किया करती हूँ और मैंने क्यों तुमसे उस टाइम पर मना किया था। राजीव और राजीव की माँ थोड़ी देर में उस चाय दूध को पी लेते हैं और इसके बाद राजीव पूछने लगता है कि बताओ अनामिका तुमने क्यों मुझसे उस टाइम पर मना किया था। तो उसके बाद अनामिका कहने लगती है कि राजीव जो चीज़ तुम्हें पहले थी वो अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसी चीज़ की वजह से मैंने तुमसे मना किया था। अब राजीव को ये बातें समझ में नहीं आती हैं और वो कहने लगता है कि क्या चीज़ की बात कर रही हो, मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद अनामिका कहती है कि तुम्हारा अमीरी का घमंड जो है उसी की वजह से मैंने तुमसे मना किया था। भले ही मैं गरीब परिवार से बिलोंग किया करती थी, लेकिन मैं जो कुछ भी थी वो अपने दम पर थी, ना कि तुम मुझे इतना बड़ा करने के लिए आ गए थे। इसी घमंड की वजह से तुम्हारे अंदर मुझे घमंड साफ साफ दिखाई दिया करता था और मैंने तुमसे शादी से साफ साफ मना कर दिया था। रही बात बिजनेस की तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस में मैं तुमसे अच्छा पैसा कमा रही हूँ। तुम 50,000 रुपये महीने में कमाया करते हो ना। तो राजीव कहता है कि हाँ 50,000 रुपये कमाया करता हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम दिन भर काम किया करती हो। तभी जो अनामिका होती है उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से भरी आवाज़ में अपने कुछ वर्करों को आवाज़ लगाती है जो कि एक कमरे में बैठे हुए थे। और जैसे अनामिका आवाज़ लगाती है तो वहाँ पर 10 से 15 वर्कर आ जाते हैं जो कि इस डेयरी में काम किया करते थे। दरअसल ये तो एक ऑफिस एरिया था जहां पर 2-4 गाय बंधी हुई थी, लेकिन उसका असली प्लांट उस डेयरी के पीछे था जो राजीव को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया था। जब 10 से 15 वर्कर वहां पर आते हैं तो अनामिका उसे बताने लगती है कि ये जितने भी वर्कर दिखाई दे रहे हैं इन सभी को मैं 15-15 हज़ार रुपए दिया करती हूँ। अब लगा लो इन सबको मैं कितनी सैलरी दिया करती हूँ। और ये वर्कर तो वो हैं जो कि केवल दूध की सप्लाई किया करते हैं। अब इसके बाद चलो मेरे साथ आगे। अनामिका राजीव और उसकी माँ को अपने साथ लेकर चलती है और उस ऑफिस के अंदर से एक छोटा सा गेट होता है जो सीधा उस बड़े डेयरी फार्म में खुलता था और वहां पर लगभग 50 से भी ऊपर गाय बंधी हुई थी जिनका दूध वो सप्लाई किया करती थी और उनकी अच्छी देखरेख थी और अच्छी तरह से उनको वहां पर पाला जा रहा था। जैसे राजीव इतने बड़े प्लांट को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और यहाँ पर भी कम से कम 10 से 12 वर्कर थे। इसके बाद जो अनामिका होती है उस प्लांट से निकलते हुए एक और प्लांट में जाती है और वहां पर भी इतनी ही गाय थी और इतने ही वर्कर थे। तभी अनामिका कहती है कि राजीव तुम तो केवल 50,000 रुपए की
सैलरी लिया करते हो, लेकिन मैं इन लोगों को लाखों रुपए बांटा करती हूँ सैलरी के रूप में, और उसके बाद मैं अच्छा खासा मुनाफा कमाया करती हूँ। और रही बात शादी की, तुम कह रहे थे ना कि अपने पति को छोड़ दो, लेकिन मेरा पति तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है, जबकि उसे मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है और उसे पता चल गया है कि यह राजीव कौन है और पैसों का घमंडी है। इसके बाद भी मेरे जो पति हैं उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा और कहा कि अच्छे से इनको चाय पानी पिला दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सभी बातों को सुनकर जो लड़का राजीव होता है और उसकी माँ होती है, उनका सर नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि अनामिका पैसे में उनसे काफी ज्यादा थी। यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा डेयरी प्लांट बना रखा था, जिससे ढेर सारा दूध वो सप्लाई किया करती थी, और उसने अपने नीचे लगभग 50 से 60 वर्करों को रख रखा था। राजीव का सर नीचे की तरफ हो जाता है और उसकी पूरी जिंदगी की जो गलतियां उसने की थी अमीरी के घमंड में आकर, वो सारी गलतियां उसके सामने फ्लैशबैक की तरह घूमने लगती हैं। बचपन से लेकर और अब तक जो कुछ भी उसने किया था, वो सारी बातें उसे बार बार याद आने लगती हैं कि किस तरह से जब वह छोटा था तो बच्चों के लिए बिस्कुट ले जाया करता और उन्हें बिस्कुट देकर अपनी वाहवाही करवाया करता था, और वहीं से ये घमंड की भावना उसके अंदर पनपी थी। धीरे धीरे वो बातें भी याद आती हैं जिन बातों में वो लड़कियों को देखने के लिए जाया करता था, लेकिन अपनी अमीरी का घमंड झाड़ने की वजह से वो लड़कियां उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी, जबकि राजीव देखने में काफी अच्छा खासा था और उसके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी थी। इसके बाद राजीव अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और बिल्कुल भी जो अनामिका होती है उससे आंख नहीं मिला पाता है। सर नीचे की तरफ करके वह अपने पर्स से कुछ पैसे निकालता है और अनामिका की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में जो अनामिका का हस्बैंड होता है वह वहां पर आ जाता है और एकदम से राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि देखो भाई, तुम मेरी पत्नी के साथ पढ़े लिखे थे, तो इसी वजह से हम तुमसे बिल्कुल भी पैसे नहीं ले सकते। अपने पैसों को अपने साथ रख लो, कोई भी बात नहीं है, और कभी भी अगर यहाँ पर घूमने के लिए आओ तो यहाँ पर आराम से ठहर भी सकते हो, और यहाँ पर दूध भी अच्छी तरह से अच्छा दूध तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को सुनकर राजीव और उसकी माँ और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं, और इसके बाद राजीव अपना सर नीचे की तरफ करके वहां से निकल जाता है। अभी यहाँ का टूर काफ़ी बच गया था, लेकिन उसकी कॉलेज टाइम की प्रेमिका ने उसे ऐसा सबक सिखा दिया था जिस सबक को सीखने के बाद उसका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और आज दोपहर के समय में ही वो अपने ड्राइवर को लेकर यहाँ से वापस लौट जाते हैं और कंपनी वालों से मना कर देते हैं कि हम इस टूर को नहीं घूमना चाहते। इसके बाद राजीव अपने घर चला जाता है और 2 से 3 दिन तक इसी अफसोस में रहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। अगर उस टाइम उसके अंदर पैसों का घमंड नहीं होता तो अनामिका आज उसके साथ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो कुछ भी होना था वो हो गया था, वो भी राजीव के घमंड की वजह से, और इसके बाद वह अपने पैसों का घमंड बिल्कुल से त्याग देता है, और उसके लिए एक लड़की उसकी माँ ने देख रखी थी जिससे वह बात करने के लिए अपनी माँ से बोलने लगता है। तो उसकी माँ उसे लेकर उस लड़की के पास चली जाती है, और जैसे इस बार राजीव उस लड़की से बात करता है तो बिल्कुल घमंड की बात कोई भी नहीं करता है, और इस बार इस लड़की ने राजीव को पसंद कर लिया था। और यहाँ पर कुछ दिनों बाद राजीव और उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के बाद राजीव को समझ आ गया था कि अनामिका ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अब घमंड की बातें ना करने की वजह से सभी लोग राजीव को पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि कंपनी के कुछ वर्कर जो राजीव से काफी ज्यादा जला करते थे, वह अब आगे से आकर उससे बातें किया करते हैं और अच्छे से उसके साथ रहा करते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बाद कंपनी वाले राजीव के लिए फिर से एक टूर प्लान करते हैं, और इस बार जो राजीव होता है उस टूर के लिए चला जाता है। कंपनी वालों ने किसी और जगह के लिए टूर प्लान किया था, लेकिन उससे पहले राजीव ने देहरादून के लिए उन्हें बोल दिया था, और इस बार राजीव अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ दोबारा से उसी जगह पर चला जाता है, और वहां पर होटल में ठहरने के बाद अगले दिन सुबह सुबह फिर से वह अनामिका के पास जाता है, और इस बार उसकी बातों में बिल्कुल भी पैसों का घमंड नहीं झलक रहा था, और वह अनामिका को अपनी पत्नी से मिलाता है और उससे माफी मांगता है उन सभी व्यवहारों के लिए जो कुछ भी उसने पहले अनामिका के साथ किया था। और यहाँ पर फिलहाल राजीव अनामिका के पति से भी मिलता है और उससे भी माफी मांगने लगता है, कहता है कि मैं आपका दोषी हूं और आप मुझे माफ कर दीजिए। अनामिका के पति को सब कुछ पहले से ही पता था, तो वह भी उसे माफ कर देता है। राजीव ने अपनी पत्नी को भी अनामिका के बारे में सब कुछ बता दिया था, और राजीव की पत्नी अनामिका को इज्जत की निगाहों से देखा करती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पति इतना अच्छा है, वरना उसके अंदर अगर पैसों का घमंड होता तो बात कुछ और ही होती, शायद वो उससे प्यार भी नहीं कर पाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें अच्छे कमेंट भेजकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते हैं, तो उनके नाम लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है विशाल सिंह जी का। विशाल सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए।
दूसरा नाम आता है मुकेश सुमन का। मुकेश सुमन जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है शहीद कुरैशी का। शहीद कुरैशी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा और आखिरी नाम आता है दशरथ दास जी का। दशरथ दास जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।